हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सब्जेक्ट कर रहे हैं हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, और लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने अपना जो टॉपिक था हमारा फूरियर सीरीज कोफिशिएंट, वो टॉपिक एंड किया था आपको ये कहकर कि कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर जो डाउट्स हों उनके लिए हम फिर से एक अलग लेक्चर और रख सकते हैं अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो जैसा कि हमने बात किया था कि अब हमें चीज़ों को नए वे में नहीं पढ़ना है, जो चीज़ हमने पढ़ रखी है बस उसी में हमें मॉडिफिकेशंस देखना है, एक दूसरे से चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए फिर हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, अब इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, उनके लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन जैसे इम्पल्स फंक्शन, कुछ चीज़ें जो आप रिकॉल कर लें। इम्पल्स फंक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आप लिखते हैं एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ज़ीरो इंटू डेल ऑफ टी। ऐसे ही जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ज़ीरो, या फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी नॉट। ये सारी प्रॉपर्टीज़, या फिर डेल ऑफ अल्फा टाइम्स टी प्लस और माइनस बीटा इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा डेल ऑफ टी माइनस और प्लस बीटा। इम्पल्स फंक्शन इवन फंक्शन है, मतलब डेल ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू डेल ऑफ टी। ये सारी चीज़ें हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने जैसे देखा था कि जैसे आप अगर इस टाइप के दो पल्सेस को कन्वॉल्व कर रहे थे कि सपोज ये वैल्यू माइनस ए टू प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये हमारा कोई सिग्नल था x1 ऑफ टी, और अगर आपने इसको इसी टाइप के एक सिग्नल से कन्वॉल्व कर दिया एक दूसरा पल्स जिसके लिए पल्स विड्थ सेम हो x2 ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, अगर ये दोनों वैल्यूज़ अगर हमने 1 ले लिया तो हम ये देख रहे थे कि इसके लिए जो कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट था इनका, कि अगर हम इन दोनों को कन्वॉल्व करते हैं तो कॉन्वोल्यूशन हमें इनका जो मिलता है वो कैसा मिलता है, एक ट्रायंगुलर फंक्शन जिसकी लोअर मोस्ट लिमिट या लेफ्ट मोस्ट लिमिट की वैल्यू क्या थी, एडिशन ऑफ लेफ्ट मोस्ट लिमिट एंड राइट मोस्ट लिमिट इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ राइट मोस्ट लिमिट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद किसी भी फंक्शन का इम्पल्स फंक्शन के साथ कन्वोल्यूशन ये आपको क्या देगा, सेम फंक्शन। अगर इसमें कोई भी शिफ्टिंग है इन दोनों में से किसी में भी, तो वो शिफ्टिंग आपकी आउटपुट में भी आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद और भी जो चीज़ें आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स की, अभी आप देखेंगे एग्जैक्टली हम उसको फिर से रिपीट करने वाले हैं, तो इसलिए आपका उन पर पूरा कमांड वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फिर हमने दो सिग्नल्स लिए, जैसे हमने एक सिग्नल लिया था समेशन k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ t माइनस के टी। इस सिग्नल के लिए हमने देखा था जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स थे उनकी वैल्यू 1 अपॉन टी थी फॉर ऑल k। ये रिजल्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद जैसे हमने लिया था कि अगर हमारे पास एक ऐसा कोई पीरियोडिक गेट फंक्शंस का कॉम्बिनेशन हो, इस टाइप का अगर हमने एक सिग्नल लिया जो एक्सटेंडेड है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर ये वैल्यूज़ 1 हैं तो इनके लिए आपने कैलकुलेट किया था माइनस टी वन टू प्लस टी वन इट इज़ टी, टी माइनस टी वन, टी प्लस टी वन, टू टी एंड सो ऑन। तो इनके लिए हमने देखा था कि अगर ये हमारा कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, इनके लिए आपने फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए थे, और इनके लिए जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स थे उनकी वैल्यूज़ को आपने लिखा था फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स। इसके लिए आपने लिखा था ए के इज इक्वल्स टू साइन ऑफ के ओमेगा नॉट टी वन अपॉन पाई के। फिर हमने देखा था हम इसको सैम्पलिंग फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने जब इसका स्पेक्ट्रम देखा था तो हमारे पास इस टाइप का ये कुछ स्पेक्ट्रम आया था, अगर आपको याद हो। ये जो वैल्यूज़ थी हमारे पास, इस टाइप का हमारा कुछ शेप था इस सिग्नल के लिए जब हमने फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए थे। ये अप टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी
विथ रिस्पेक्ट टू k, ये वैल्यूज़ हमने देखा था k की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये k इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट, ये हम ak की वैल्यू शो कर रहे हैं। तो हमने देखा था एट ओरिजिन k इज इक्वल्स टू 0, ये जो वैल्यू थी ये किसके बराबर थी, 2t1 अपॉन t के बराबर थी। तो इस टाइप का ये शेप था, ये हमारा -∞ टू +∞ एक्सटेंडेड। अब यहीं से हम अपना ओरिजिनेट करेंगे अपने फूरियर ट्रांसफॉर्म को। आपने देखा जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हम निकालते हैं वो आप किन के लिए फाइंड करते हैं, ओनली फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। तो अगर आप इसके लिए देखें, ये सिग्नल अगर हम देखें इसके लिए टाइम पीरियड कितना है, ये जो ड्यूरेशन है 0 से लेकर जिसके बाद ये चीज़ अपने आप को फिर से रिपीट कर रही है, ये इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड t है। अगर आप यहाँ देखें ये पॉइंट अगर k की वैल्यू 1 है, मतलब हमने देखा था ये जो पॉइंट है ये ओमेगा नॉट, ये 2 ओमेगा नॉट, क्योंकि एक्सेस एक्चुअल ये k ओमेगा नॉट की एक्सेस होती है। जहाँ k की वैल्यूज 1, 2, 3 हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट्स हैं हमारे ये ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट है। इसलिए बार बार हम ये बात कर रहे थे कि किसी भी दो हार्मोनिक कंपोनेंट्स के बीच की जो स्पेसिंग होगी, जो दो कंसेक्यूटिव हमारे हार्मोनिक कंपोनेंट्स होंगे उनके बीच की स्पेसिंग अगर आप देख रहे हैं, किसी भी दो के बीच की स्पेसिंग, तो वो स्पेसिंग किसके बराबर मिलती है आपको, ओमेगा नॉट के बराबर मिलती है। स्पेसिंग ओमेगा नॉट के बराबर मतलब ये जो ओमेगा नॉट है ये ओमेगा नॉट है क्या, इट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आप टाइम पीरियड से रिलेट करें तो इस ओमेगा नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर हम इसको टाइम पीरियड से रिलेट करें देन इट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन टाइम पीरियड t। मतलब अगर हम यहीं एक दूसरी कोई हम ऐसे ही गेट पल्स ले लें, सपोज अब हमने एक ऐसा ही गेट पल्स बनाया यहाँ पर, ये t के रिस्पेक्ट में है। सपोज अब हम एक दूसरा सिग्नल x ऑफ t ले रहे हैं, पल्सेस हमारी इतनी ही विड्थ की हैं, लेकिन इनका जो रिपीटिशन है अगर हम उस स्पेसिंग को बढ़ा दें, मतलब ये जो टाइम पीरियड है अगर ये टाइम पीरियड यहाँ नहीं होकर जैसा इस केस में यहाँ था, अब सपोज अगर हमने टाइम पीरियड यहाँ कर लिया तो अब हमारे पास कैसे पल्सेस होंगे, इस टाइप के आपको दूर दूर आपको पल्सेस दिखेंगी अब, ठीक है। अब अगर ये टाइम पीरियड t बढ़ गया तो टाइम पीरियड t के बढ़ने का क्या इफेक्ट होगा, जो स्पेसिंग है इनके बीच की वो स्पेसिंग किसके बराबर है, 2 अपॉन t के बराबर है। अगर आप टाइम पीरियड t को इंक्रीज करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ओमेगा नॉट इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड t। मतलब अगर आप अपने टाइम पीरियड को इंक्रीज करेंगे, अगर आपने इस टाइम पीरियड को इंक्रीज करना शुरू किया तो जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, आप जानते हैं। तो अगर हम इस बीच का टाइम पीरियड जो हमारा ये t है अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये जो हमारी स्पेसिंग है जिसको आप गैप बिटवीन हार्मोनिक्स कह सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या चीज़ दिख रही है कि गैप बिटवीन हार्मोनिक कंपोनेंट्स it is equals to omega naught and this omega naught can be written as 2 upon t, ठीक है। मतलब जो गैप है हार्मोनिक्स के बीच का वो ओमेगा नॉट है जो किसके बराबर है, 2 अपॉन t के बराबर है। एंड एज t increases hence omega naught that is gap between harmonic components decreases। ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास जो भी हमारा सिग्नल था पीरियोडिक सिग्नल, अगर हम उस सिग्नल का पीरियड बढ़ाते जाएं तब जो हमें फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स मिलेंगे उनके बीच की जो स्पेसिंग थी अगर टाइम पीरियड हमने बढ़ा दिया तो ये जो स्पेसिंग है ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसलिए दो हार्मोनिक कंपोनेंट्स के बीच का जो गैप होगा वो गैप क्या होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप पीरियड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, अगर हमने एक केस कंसीडर किया इफ t टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हमने एक केस ऐसा कंसीडर किया जिसमें टाइम पीरियड टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है, तो उस टाइम पीरियड इनफाइनाइट के लिए अगर आप ओमेगा नॉट देखेंगे तो ओमेगा नॉट टेंड्स टू व्हाट, 2 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0। मतलब उस कंडीशन में अगर कोई सिग्नल, अब देखिए जैसे आप कह रहे हैं टाइम पीरियड t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कौन से सिग्नल्स की बात कर रहे हैं हमने पहले भी बात की है कि अगर कोई सिग्नल अपीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है जो अपने आप को कभी रिपीट नहीं कर रहा, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को इनफाइनाइट टाइम के बाद रिपीट करेगा। मतलब जितने भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स हैं
उन सभी सिग्नल्स की एनालिसिस को हम पीरियोडिक सिग्नल एज्यूम करके कर सकते हैं टेकिंग t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो फूरियर सीरीज में जो ड्रॉबैक था वो यही था कि अगर सिग्नल पीरियोडिक नहीं है तो हम उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना शुरू किया कि अगर हम एपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए कंडीशन रख दें कि ये भी हमारा एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसके लिए टाइम पीरियड t टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो उस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे जो गैप बिटवीन द हार्मोनिक्स हैं वो गैप रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर गैप की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये जो हमारा वेरिएबल है, अभी जो हम ये वेरिएबल देख रहे हैं k ओमेगा नॉट, ये वेरिएबल कैसा वेरिएबल है? इट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि k की वैल्यू क्या है? इंटीजर वैल्यूज। आप k की सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब ये जो हमारा वेरिएबल था जिसके रिस्पेक्ट में हम अपना फूरियर सीरीज कोफिशिएंट a प्लॉट कर रहे थे, वो हमारा जो कंपोनेंट, वो जो वेरिएबल था वो कैसा था? डिस्क्रीट वेरिएबल था। लेकिन अब अगर ओमेगा नॉट टेंड्स टू 0 हो गया तो ये जो हमारा वेरिएबल है k ओमेगा नॉट, तो उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि इफ t टेंड्स टू इन्फिनिटी देन ओमेगा नॉट टेंड्स टू 0 एंड गैप बिटवीन, आप ऐसे कह सकते हैं गैप बिटवीन हार्मोनिक कंपोनेंट्स वैनिशेस, और आप कह सकते हैं कि हार्मोनिक कंपोनेंट्स विल ओवरलैप ऑन ईच अदर। और उसके बाद क्या होगा कि आप ऐसे लिख लीजिए इसको कि इफ t टेंड्स टू इन्फिनिटी देन ओमेगा नॉट टेंड्स टू 0 एंड डिस्क्रीट वेरिएबल k ओमेगा नॉट, discrete variable k omega naught changes into continuous variable ओमेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा अगर हमारे इस ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 हो गई, मतलब जो गैप बिटवीन हार्मोनिक्स हैं वो अब नहीं रहे, तो इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में क्या होगा? ये जो कंपोनेंट है अभी ये इतना दूर नहीं है, ये बिल्कुल पास है, बिल्कुल ये भी पास है। तो मतलब उस कंडीशन में अब हमारे हार्मोनिक कंपोनेंट्स के बीच में कोई गैप नहीं रहा। तो ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल k ओमेगा नॉट था, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? एक कंटिन्यूअस वेरिएबल ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे। और उस कंडीशन में अगर आप इस सैम्पलिंग फंक्शन के लिए एनवेलप देखें, तो ये जो एनवेलप है ऑफ सैम्पलिंग फंक्शन, इस एनवेलप की अगर हम बात करें तो इसी एनवेलप को, अगर हम इस एनवेलप को देखें तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू थी, अगर हम देखें टू फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फूरियर सीरीज, ठीक है, तो आप फूरियर सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं? x ऑफ, अगर फूरियर सीरीज xt के लिए आप फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं तो ak के लिए आप फॉर्मूला लिखते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड, कोई भी एक टाइम पीरियड का इंटरवल, लेट इट इज -t/2 टू +t/2 इंटू जिस सिग्नल के लिए आपको कैलकुलेट करना है इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ j k ओमेगा नॉट t dt। ये हमारी एनालिसिस इक्वेशन, हमने इसको नाम दिया था। अब हमारे पास अगर हम कंडीशन पुट कर रहे हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उस टाइम में हमारे जो ओमेगा नॉट वेरिएबल की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। और वहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल k ओमेगा नॉट है, ये k ओमेगा नॉट किस में चेंज हो रहा है? ओमेगा में चेंज हो रहा है। मतलब हम ये केस कंसीडर करके चल रहे हैं कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो वैल्यू होगी हमारे k ओमेगा नॉट की, इट इज इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप t इंटू ए के की वैल्यू देखें तो यहाँ से t इंटू ए के, इसकी वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -t/2 टू +t/2 x ऑफ t इंटू e टू द पावर -jk ओमेगा नॉट t dt, ठीक है। ये हमारे t इंटू ए के की वैल्यू है। अब अगर हम इन दोनों तरफ, अगर हम एक यहाँ पर वैल्यू ले लें लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम इन दोनों साइड्स में अगर हम t की लिमिट अगर ले रहे हैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये जो t इंटू ए के की वैल्यू है, इसी को आप क्या नाम देते हैं? एनवेलप ऑफ फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स, या इसी को आप नाम देते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल x ऑफ t। तो ये जो हमारा टर्म है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ए के, इट रिप्रेजेंट्स एनवेलप।
मतलब ये जो हम एनवेलप की बात कर रहे थे, और ये एनवेलप भी डॉटेड नहीं होगा। ये कैसा एनवेलप है? ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। ये आपका जो फंक्शन होगा ये कैसा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमारा आ रहा है, इसी एनवेलप को आप क्या नाम देते हैं? ये जो एनवेलप है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ए के को, और इसी को आप नाम देते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है x ऑफ j ओमेगा विथ रिस। ये जो वेरिएबल है, अब ये इमेजिनरी वेरिएबल है क्योंकि आपके पास ओमेगा नॉट टेंड्स टू आपने 0 कर रखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम, आप नोटेशन में देखते होंगे कि नॉर्मली हम सिर्फ x ऑफ ओमेगा लिखते हैं, x ऑफ j ओमेगा नहीं लिखते। तो यहाँ भी हम वही यूज़ करेंगे रिप्रेजेंटेशन, x ऑफ ओमेगा ही हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप दोनों तरफ ये लिमिट्स पुट कर दें, लिमिट्स t टेंड टू इन्फिनिटी, तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसी t इंटू ए के को आपने क्या नाम दिया? एनवेलप, और इसको आपने नाम दिया x ऑफ ओमेगा। तो देयरफॉर x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दें तो क्या होगी वैल्यू? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t इंटू ई टू द पावर माइनस j। अब हमने अभी क्या लिखा कि अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो k ओमेगा नॉट की वैल्यू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए ही हम डिस्क्रीट वेरिएबल को किससे रिप्लेस करेंगे? कंटिन्यूअस वेरिएबल ओमेगा से रिप्लेस करेंगे। मतलब अब जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें यहाँ पर हम इस k ओमेगा नॉट की जगह पर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने पुट कर दिया, इसलिए हम उसको सिर्फ क्या लिखेंगे? j ओमेगा t dt। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखिए, जो जैसे आपने कहा फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है ये आप पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों सिग्नल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आपके नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल्स नहीं होने चाहिए। मतलब अनस्टेबल सिग्नल या अनबाउंडेड सिग्नल्स जिनको आप कहते हैं, ऐसे सिग्नल्स नहीं होने चाहिए। मतलब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म किन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं? एपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए, मतलब एनर्जी सिग्नल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर सिग्नल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कोई इम्पल्सेस से बना हुआ फंक्शन हो उनके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। और क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम? उनके फ्रीक्वेंसी डोमेन को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप अगर इस फॉर्मूले से अगर आप किसी ऐसे सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने जाएंगे जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिग्नल, अब जैसे पावर सिग्नल्स हैं, अगर आप उनके लिए, या फिर कोई भी ऐसा सिग्नल है जो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है अप टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो वैसे सिग्नल के लिए आप इस फॉर्मूले से फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर फिर हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़, हम पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म, और हम उन फूरियर ट्रांसफॉर्म से प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जो भी हमारे पास गिवन सिग्नल होगा जिसके लिए हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम प्रॉपर्टीज़ और रिलेशन यूज़ करके फिर उनका ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म आप पावर सिग्नल्स के लिए, मतलब पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, एपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इम्पल्सेस से बने हुए फंक्शंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा की वैल्यू देखी कि हमें सिग्नल x ऑफ t पता है, तो हम x ऑफ ओमेगा कैसे फाइंड करें, ऐसे ही आप एक दूसरी इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम नाम देते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आपको x ऑफ ओमेगा पता है और वहाँ से अगर आपको x ऑफ t कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जिस सिग्नल का आपको निकालना है उसका जो ट्रांसफॉर्म गिवन है, इंटू ई टू द पावर प्लस j ओमेगा t dt। ठीक है, तो ये दो हम अभी फॉर्मूले, इनको हम इनके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ ये किया कि फूरियर सीरीज से ही हम फूरियर ट्रांसफॉर्म डिराइव करते हैं। किस कंडीशन में? अगर हम कोई एपीरियोडिक सिग्नल है उसके लिए फूरियर सीरीज नहीं कर सकते कैलकुलेट, तो वहाँ पर हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, जिससे गैप बिटवीन हार्मोनिक्स हमारे रिड्यूस होकर 0 हो जाएंगे, और जो फूरियर सीरीज स्पेक्ट्रम का जो एनवेलप था, मतलब लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ए के, वही हमें क्या देगा? फूरियर ट्रांसफॉर्म देगा। और उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? फूरियर सीरीज में लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी k ओमेगा नॉट को, जो एक डिस्क्रीट वेरिएबल था, अब हम किससे रिप्लेस कर देंगे? कंटिन्यूअस वेरिएबल ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम आगे देखते हैं इन दोनों इक्वेशंस का सिग्निफिकेंस। तो जैसे अभी हमने दो इक्वेशंस लिखे, हम यहाँ पर फूरियर सीरीज के लिए भी लिख लेते हैं। हमारे पास फूरियर सीरीज में इक्वेशन थी एनालिसिस इक्वेशन 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी
एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी, और सिंथेसिस इक्वेशन लिखी थी आपने समेशन के इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के ई टू द पावर प्लस जे के ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब वहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी के लिए जब आप इक्वेशन लिखते थे तो ए के डिस्क्रीट था, इसलिए आपने क्या लिया था, समेशन लिया था। यहाँ पर हमने दो वैल्यूज जो फाइंड की हैं, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है फ्रॉम फूरियर सीरीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स ऑफ ओमेगा अगर आपको फाइंड करना है देन इट इज इक्वल्स टू, अभी हमने लिखा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी t इंटू ए के। जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हैं उनके लिए आप मल्टीप्लाई कीजिए उनको टाइम पीरियड से और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कीजिए। और अगर आपको फाइंड करना है फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फ्रॉम फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये किन के लिए होगा, सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए होगा, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं फाइंड। यहीं से अगर हम देखें कि अगर t इंटू ए के इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ ओमेगा है, तो ए के की वैल्यू क्या होगी, 1/t इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। अब यहाँ कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी आपको, जब आपने एक्स ऑफ ओमेगा लिया था फूरियर सीरीज से, तो आपने क्या चेंजेस किए थे, के ओमेगा नॉट डिस्क्रीट वेरिएबल को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया था। जब आप फिर से कोफिशिएंट लेने जाएंगे तो आपको यहाँ क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू के ओमेगा नॉट। तो ये जो रिप्लेसमेंट्स हैं, इन रिप्लेसमेंट से आप फूरियर सीरीज से फूरियर ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म से फूरियर सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं, किन के लिए, पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। तो अब जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशंस थी, ऐसे ही हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए दो इक्वेशंस लिखी हैं कि अगर एक्स ऑफ टी के लिए जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, अगर वो एक्स ऑफ एक्चुअल क्या होना चाहिए, जे ओमेगा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हम जे ओमेगा लिखेंगे नहीं, अब हम जब लिखेंगे तो एक्स ऑफ ओमेगा लिखेंगे। आपको ये अंडरस्टूड रखना है कि जो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं वो हम कहाँ निकालते हैं, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, यही आपको डिफरेंस भी मिलेगा जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। अभी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, जितना टॉपिक हो गया बस हम अभी तक उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो इक्वेशंस लिखी। पहली इक्वेशन एक्स ऑफ ओमेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जिस सिग्नल के लिए निकालना है बिल्कुल यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर के ओमेगा नॉट की जगह आपको ओमेगा ले लेना है, दैट इज ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और दूसरी इक्वेशन हमने इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए लिखी कि अगर एक्स ऑफ टी हमें कैलकुलेट करना है देन इट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ ओमेगा ई टू द पावर प्लस जे ओमेगा टी डी ओमेगा। देखिए इन दोनों इक्वेशंस में भी आपको क्या दिख रहा है, जब हम यहाँ सिंथेसिस इक्वेशन यूज़ करते थे, जब अपना हम सिग्नल फाइंड करते थे फूरियर सीरीज कोफिशिएंट से, तो पावर पॉजिटिव होता था। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन कैलकुलेट करने के लिए एनालिसिस इक्वेशन यूज़ करते थे तो पावर में नेगेटिव साइन आता था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी रहेगा। ठीक है, ये हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को यूज़ करके इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करें, अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं एरिया ऑफ एक्स ऑफ, जैसे अगर मान लीजिए हम इक्वेशन 1 में अगर हम यहाँ से लें फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम इस एक्स ऑफ ओमेगा में इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो क्या रिजल्ट होगा। अगर आप एक्स ऑफ 0 की वैल्यू देख रहे हैं, देखिए जब भी आप ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो ये जो आप लेटर यूज करते हैं वो कैप्स में यूज करते हैं, और जब आप सिग्नल टाइम डोमेन में लिखते हैं तो आप स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। तो एक्स ऑफ 0 अगर हमने ओमेगा की जगह 0 पुट कर दिया तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे 0 टी। ई टू द पावर जे 0 इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी उस टाइम में 1। मतलब हमें सिर्फ क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डी टी। अब ये टर्म क्या डिफाइन करता है, अगर आप किसी टाइम डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ टी को लें और जहाँ से जहाँ तक वो एक्सपेंडेड है, अगर पूरे के लिए आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें तो ये टर्म आपको क्या देगा, एरिया अंडर द सिग्नल एक्स ऑफ टी। मतलब ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन से हमें ये क्या मिल रहा है, एरिया अंडर टाइम डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ टी। ठीक है,
ऐसे ही अगर हम इक्वेशन 2 को यूज करें फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में 0 पुट कर दिया, मतलब अगर हम वैल्यू ऑफ x ऑफ t देखें एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अगर हमने x ऑफ 0 से रिप्रेजेंट किया देन इट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ ओमेगा, ये तो रहेगा, लेकिन जब आप यहाँ t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फिर से ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है e टू द पावर 0 दैट विल बी 1, ये वैल्यू फिर से 1 हो गई, मतलब आपको क्या वैल्यू मिलेगी, x ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। ये जो x ऑफ ओमेगा है ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में आपका कोई एक फंक्शन है, और अगर आप उस फंक्शन को ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर सिर्फ इतना पार्ट होता तो आप क्या कहते हैं, ये चीज़ आपको क्या मिल रही है, एरिया अंडर x ऑफ ओमेगा। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू लिखें, अगर हम यहाँ से ऐसा लिखें कि 2 पाई इंटू एक्स ऑफ 0, मतलब 2 पाई टाइम्स वैल्यू ऑफ सिग्नल x ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू 0, तो ये जो हमें वैल्यू देगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ ओमेगा डी ओमेगा, और ये चीज़ आपको क्या दे रही है, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, ये क्या मिला आपको, एरिया अंडर जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जो हमारा x ऑफ ओमेगा है, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर जितना टोटल एरिया होगा वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको x ऑफ t सिग्नल गिवन है, उस x ऑफ t सिग्नल में t टेंड्स टू 0 पुट कीजिए, t की वैल्यू 0, और जो वैल्यू आई उसको किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पाई से, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन में जितना एरिया होगा वो वैल्यू मिल जाएगी। टाइम डोमेन का एरिया चाहिए तो क्या करना है, ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है तो ट्रांसफॉर्म में ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, और यही हमारे टूल्स का काम करेंगे जब हमें सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन देखना है या फ्रीक्वेंसी डोमेन गिवन है और अगर हमें टाइम डोमेन देखना है। तो अब हम इनको यूज़ करके कुछ बेसिक सिग्नल्स के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कैसे हम उनसे रिलेट करके दूसरे सिग्नल्स को ट्रांसफॉर्म जिनका हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले, और एक चीज़ और क्या याद रखनी है आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले से हर सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकें, लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो जैसे अब अगर हम एक स्टार्ट करने के लिए इजी प्रॉब्लम ले रहे हैं, जैसे सपोज x ऑफ t गिवन है आपके पास e टू द पावर माइनस AT u ऑफ t, बेसिक फंक्शन है। ग्राफ अगर आप देखें कैसा सिग्नल है, ये हमारा t के रिस्पेक्ट में डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो अगर आप x ऑफ t की वैल्यू देखेंगे तो ut लगा है, मतलब 0 के पहले तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिग्नल 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी तो ये सिग्नल हमारा डिके होगा, फाइनली t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये सिग्नल 0 हो जाएगा। आपने देखा था इसके लिए जब आप एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी फाइनाइट आई थी, मतलब ये सिग्नल कैसा सिग्नल है, हमारा एनर्जी सिग्नल है। अब अगर हम इस सिग्नल के लिए x ऑफ ओमेगा कैलकुलेट करना चाहते हैं, x ऑफ j ओमेगा एक्चुअली, तो उसके लिए आप फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ t की जगह पर हमारा फंक्शन है e टू द पावर माइनस AT u ऑफ t इंटू हमें क्या करना है ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए e टू द पावर j ओमेगा t से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन इस u ऑफ t के लिए अगर हम जानते हैं कि u ऑफ t की वैल्यू 1 होती है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक, इसलिए ये लिमिट्स को बस हम चेंज करके इस u ऑफ t को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस AT इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा t dt, और इसको आप एक्सपोनेंशियल बेस सेम है, पावर ऐड करके और क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ a प्लस j ओमेगा इंटू t dt। इसको आप इंटीग्रेट करें, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t को छोड़कर ये जो भी टर्म है वो डिवीजन में आपको लेना पड़ेगा, दैट इज e टू द पावर माइनस ऑफ a प्लस j ओमेगा इंटू t अपॉन माइनस ऑफ a प्लस j ओमेगा, और हमें इसमें लिमिट्स पुट करनी है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगर आप इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये साइन है माइनस, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू
0 माइनस जब आप 0 पुट करेंगे तो t टेंस टू 0 पर e⁻0 इस फंक्शन की वैल्यू 1 अपॉन माइनस ऑफ a प्लस जे ओमेगा। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट होकर फाइनली आपको वैल्यू जो मिलेगी e⁻−at ut। इसके लिए जो फुरियर ट्रांसफॉर्म मिला आपको, उस फुरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा। ये वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा। मतलब हम कहें कि ये जो हमारा फंक्शन, ये जो फुरियर ट्रांसफॉर्म मिला है, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा क्या है? x ऑफ जे ओमेगा या x ऑफ ओमेगा है, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा है। कैसा दिख रहा है हमें फंक्शन? कॉम्प्लेक्स है। अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिए रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ऊपर तो रियल है लेकिन नीचे इमेजिनरी और रियल दोनों वैल्यूज़ हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए आप फिर से दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। अगर आप इस x ऑफ ओमेगा के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऊपर तो रियल है मैग्नीट्यूड 1 अपॉन नीचे का मैग्नीट्यूड रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप फेज एंगल की वैल्यू देखेंगे, फेज एंगल ऑफ x ऑफ ओमेगा, ऊपर रियल है मतलब फेज एंगल 0 डिग्रीज, और आप जानते हैं नीचे का फेज एंगल आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, दैट इज ओमेगा अपॉन a, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर एक टेबल बना लें कि ओमेगा की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा और जो फेज एंगल होगा x ऑफ ओमेगा का, वो हमारा कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करें, अगर एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 हम देखें तो मैग्नीट्यूड 1 अपॉन ये 0 हो गया, मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन a। मैग्नीट्यूड है तो हम नेगेटिव की बात नहीं करेंगे कि प्लस माइनस 1 अपॉन a, मैग्नीट्यूड हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है। फेज एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a, ये वैल्यू हम इसको लिख लेते हैं, इट इज व्हाट? माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा अपॉन a, ठीक है। ये माइनस 0 माइनस ये माइनस आ गया। ओमेगा आपने 0 पुट कर दिया मतलब tan इनवर्स 0, तो फेज एंगल की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्रीज। मतलब ओरिजिन पर एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 फेज एंगल 0 डिग्रीज होगा और मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 अपॉन a होगी, ठीक है। अगर आप ओमेगा की वैल्यू माइनस a पुट करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? माइनस a पुट करें या प्लस a पुट करें, ये टर्म तो आपको हमेशा a स्क्वायर ही देगा, ठीक है। हम दो वैल्यूज के लिए देख लेते हैं, माइनस a एंड प्लस a। अगर आप माइनस a पुट करेंगे तो भी ये आपको फंक्शन क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2a स्क्वायर, दैट इज आपको 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर मिल रहा है। मतलब ये वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स a, 1 अपॉन a रूट 2, ठीक है ये। और अगर आप फेज एंगल की वैल्यू देखेंगे, अगर हम माइनस a कर रहे हैं ओमेगा की वैल्यू, तो a अपॉन a वो तो हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन यहाँ है tan माइनस थीटा, मतलब ये वैल्यू माइनस और वो माइनस प्लस मिलकर आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? प्लस 45 डिग्रीज। कहाँ पर? एट a ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस a। अब अगर आप ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस a पुट करेंगे तो भी मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैग्नीट्यूड आपको अभी भी उतना ही मिलेगा 1 अपॉन रूट 2a। लेकिन अब जो फेज एंगल होगा, अब आपने यहाँ ओमेगा प्लस 1 पुट किया तो 1 अपॉन प्लस a पुट किया, a अपॉन a इज 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, दैट इज माइनस 45 डिग्रीज। ऐसे ही अगर आप ओमेगा की वैल्यूज बढ़ाते हुए एक बार माइनस इन्फिनिटी और एक बार प्लस इन्फिनिटी के लिए अगर इनको चेक करें, वैल्यू चाहे माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी, जो मैग्नीट्यूड आएगा इन्फिनिटी से अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों ही केसेस में क्या मिलेगी वैल्यू आपको? 0। tan इनवर्स अगर आपने ओमेगा इन्फिनिटी पुट कर दिया तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज 90 डिग्रीज। अगर माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो माइनस 90 और ये माइनस मिलकर क्या मिलेगा आपको? प्लस 90 डिग्रीज। और अगर आप प्लस a पुट करेंगे प्लस इन्फिनिटी तो वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 90 डिग्रीज। तो जैसे हम फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के लिए मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते थे विथ रिस्पेक्ट टू k, वहां पर हम k के रिस्पेक्ट में, k ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में करते थे, वही k ओमेगा नॉट वेरिएबल हमारा अब क्या बन चुका है? ओमेगा। तो अब हम फिर से ओमेगा के रिस्पेक्ट में इनको प्लॉट करके देखेंगे कि मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम इस सिग्नल के लिए कैसा है। तो अगर आप यहां प्लॉट करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ ओमेगा, ठीक है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में, तो आपको ओरिजिन पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है
1/a, -a पर देखें या +a पर देखें, ये इन दोनों पॉइंट्स पर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। ठीक है, तो आप अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का आपको कुछ शेप मिलेगा, इस टाइप का आपको ये कुछ शेप मिलेगा, जहाँ पर ये -a और +a इन दोनों जगहों पर जो वैल्यूज़ हैं ये 1/a√2 ऐसी ये वैल्यूज़ हैं। और चाहे आप -∞ पुट कर दीजिए ओमेगा की वैल्यू या फिर +∞ पुट कर दीजिए, हमारा मैग्नीट्यूड रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। मतलब ये जो हमने ड्रॉ किया मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ये हमारा क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है, ये हमारा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है। ऐसे ही अगर आप फेज एंगल को प्लॉट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो सपोज अब हमारे पास ओमेगा के रिस्पेक्ट में अब हम प्लॉट कर रहे हैं फेज एंगल ऑफ x ऑफ ओमेगा। क्या दिख रहा है हमें, ओरिजिन पर फेज की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्रीज, और जैसे जैसे आप पॉजिटिव साइड में बढ़ रहे हैं +a पर वैल्यू -45 डिग्रीज, फाइनली बढ़ते बढ़ते +∞ पर वैल्यू -90 डिग्रीज। मतलब जब आप ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए जाएंगे तो फेज एंगल क्या होता जा रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, मतलब ओवरऑल फेज एंगल रिड्यूस हो रहा है। ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव साइड में देखेंगे तो फेज एंगल पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों ही वैल्यूज सैचुरेट हो रही हैं कहाँ पर, प्लस और -90 डिग्रीज पर। तो अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कहीं एक पॉइंट है +π/2 का और यहाँ कहीं एक पॉइंट है, अगर सपोज ये है -π/2 का, तो आप अगर इसके लिए ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो फाइनली आपको इस टाइप का कुछ फंक्शन मिलेगा जो ओरिजिन से क्रॉस करता हुआ, ये बोर्ड थोड़ा नीचे है तो आप ये समझ लेना कि आपको जो फंक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जिसकी वैल्यू ओमेगा टेंड्स टू -∞ पर कितनी हो जाएगी, +π/2, और ओमेगा टेंड्स टू +∞ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/2। इसके साथ और 2 पॉइंट्स पर आपको पता है वैल्यूज़ कि अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू -a पर हम देखें तो हमें ये जो वैल्यू मिलेगी ये कितनी होगी, +π/4, और ओमेगा इज इक्वल्स टू +a पर अगर आप देखें तो ये ओमेगा इज इक्वल्स टू +a पर ये जो वैल्यू होगी इट विल बी -45 डिग्रीज, दैट इज -π/4। तो ये हमारा ये मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम है। ये हर क्वेश्चन के लिए हम ड्रॉ नहीं करेंगे, आपके पास जो भी फूरियर ट्रांसफॉर्म आ गया, अब आप इतने कैपेबल हैं कि आप इनके लिए मैग्नीट्यूड और फेज एंगल फाइंड कर सकते हैं और एक टेबल बना लीजिए ओमेगा के रिस्पेक्ट में कि इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, सिंपल ग्राफ आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर ऐसे ही हम अगर एक और अपना एलिमेंट्री सिग्नल ले लें, जैसे अगर हमने क्वेश्चन ले लिया x ऑफ t इज इक्वल्स टू इम्पल्स फंक्शन del t। अच्छा, अभी जो हमने ये सिग्नल लिया था ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल था, ये सिग्नल पीरियोडिक नहीं था, लेकिन हमने देखा हम इस सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म एपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए वैलिड है। अब अगर हम x ऑफ t इज इक्वल्स टू हमने ले लिया एक इम्पल्स फंक्शन, तो इसके लिए भी अगर आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो बाय डेफिनेशन x ऑफ ओमेगा इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞ x ऑफ t e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा t dt। xt की वैल्यू पुट कर दीजिए -∞ टू ∞, xt की जगह पर हमने पुट कर दिया del ऑफ t इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा t dt। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही हम बात कर चुके हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है कि अगर हम किसी भी फंक्शन को इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस पूरे इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी कहाँ पर, जहाँ पर ये इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हम x ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू ये जो फंक्शन है e टू द पावर माइनस j ओमेगा t, इसकी वैल्यू कहाँ पर, जहाँ ये इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एट t इज इक्वल्स टू 0। और अगर आप यहाँ t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 1। अब ये 1 मतलब कांस्टेंट। तो अब हमारे पास यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि अगर हमारे पास जो टाइम डोमेन सिग्नल था, अगर जो टाइम डोमेन सिग्नल x ऑफ t है जिसकी वैल्यू कितनी है, एरिया 1, पीछे कुछ नहीं दिख रहा मतलब एरिया 1। तो अगर कोई सिग्नल टाइम डोमेन में इम्पल्स है तो अभी हमने देखा जब हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, अगर हम अब इसको x ऑफ ओमेगा नाम दे रहे हैं तो x ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट 1। मतलब इम्पल्स इन वन डोमेन
विल बी कांस्टेंट इन अदर डोमेन। ये वैलिड, हम ऐसा क्यों वन डोमेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने टाइम डोमेन में इंपल्स लिया तो हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा, उसका एक कांस्टेंट सिग्नल होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर आप टाइम डोमेन में कोई कांस्टेंट सिग्नल लेकर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें तो फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको क्या मिलेगा, एक इंपल्स मिलेगा। तो मतलब हम यहां पर लिख लेते हैं कि इंपल्स इन वन डोमेन will result in constant in other domain। और अदर लिखने का मतलब ही यही है कि दो ही डोमेन्स की हम बात कर रहे हैं, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। एक डोमेन मतलब अगर टाइम डोमेन में इंपल्स है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा कांस्टेंट होगा, अगर टाइम डोमेन में कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंपल्स होगा। तो अब हम आगे और एक दो सिग्नल्स के लिए देखते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज करेंगे। तो अब जैसे एक हम और सिग्नल के लिए देख लें, सपोज नेक्स्ट सिग्नल हमने ले लिया x ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस a मॉड ऑफ t। इसके लिए देख लेते हैं, ये सिग्नल को हम पहले भी ब्रेक कर चुके हैं, अब हम इसमें टाइम नहीं लेंगे। हम जानते हैं सिग्नल को हम और क्या लिख सकते थे, x ऑफ t इज इक्वल्स टू, अगर आप t की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये सिग्नल बनेगा e टू द पावर at, और आप t पॉजिटिव पुट कर रहे हैं वो बताने के लिए आप साथ में क्या लिखते हैं, u ऑफ t, और प्लस अगर आप t नेगेटिव पुट करेंगे तो ये सिग्नल बनेगा e टू द पावर प्लस at u ऑफ माइनस t। हम देख चुके हैं, मतलब अगर आप इसका शेप भी देखें तो आप जानते हैं ये सिग्नल हमारा इस टाइप का ये सिग्नल है कि आप किसी भी साइड में देखें तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर फाइनली ये सिग्नल हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये पार्ट शो कर रहा है e टू द पावर माइनस at u ऑफ t को, और ये जो पार्ट है ये शो कर रहा है e टू द पावर at u ऑफ माइनस t को। ठीक है, अब इस सिग्नल के लिए अगर हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो आप जानते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा t dt। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिमिट्स को ut 0 टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है और u ऑफ माइनस इन्फिनिटी माइनस t माइनस इन्फिनिटी टू 0 एग्जिस्ट करता है। तो इस लिमिट्स को हम दो पार्ट्स में अगर ब्रेक कर लें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, हमारा जो फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से 0 मतलब u ऑफ माइनस t जिसके साथ लगा हुआ है वो फंक्शन है हमारा e टू द पावर at इनटू, साथ में हमें क्या लिखना है, e टू द पावर माइनस j ओमेगा t, और प्लस जब हम 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को, मतलब हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ut की वैल्यू तो उस ड्यूरेशन में 1 हो जाएगी। आपको सिर्फ सिग्नल में क्या लिखना पड़ेगा, e टू द पावर माइनस at इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा t dt। ठीक है, इस पार्ट के लिए हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा, यही रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया था अभी। अब हम बस इस पे फोकस कर रहे हैं, इसके लिए वैल्यू क्या होगी, ये जो फंक्शन है अगर आप देखें इसका टोटल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर a माइनस j ओमेगा इंटू टी, और इसके साथ यहाँ dt भी लगा हुआ है, t के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को जब आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर a माइनस j ओमेगा इंटू टी अपॉन a माइनस j ओमेगा, क्योंकि हमने सिर्फ ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, और इस टर्म की वैल्यू हमें पता है ये वैल्यू 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा आती। तो फाइनली आप अगर x ऑफ ओमेगा की वैल्यू देखें तो x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे मतलब ये वैल्यू 1, माइनस माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 मतलब 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, 1 अपॉन a माइनस j ओमेगा, और दूसरा जो पार्ट है हमारा दैट इज 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, a माइनस j ओमेगा इंटू a प्लस j ओमेगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी a प्लस j ओमेगा एंड प्लस a माइनस j ओमेगा। ये j ओमेगा और j ओमेगा का टर्म कैंसल्ड आउट, 2a अपॉन a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 2a अपॉन a स्क्वायर, और माइनस b की जगह क्या है
जे ओमेगा का स्क्वायर, जे का स्क्वायर -1, तो आपको ये वैल्यू क्या मिल गई, देयरफॉर e टू द पावर -a मॉड ऑफ t, इस सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया और अब आपको पता चल गया इसकी वैल्यू 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होती। ठीक है, अभी तक हमने 3 बेसिक सिग्नल्स के लिए कर लिए, e टू द पावर -at ut 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा, डेल टी का ट्रांसफॉर्म 1 और e टू द पावर -a मॉड ऑफ t का ट्रांसफॉर्म ये वैल्यू। मतलब अब अगर कहीं भी हमारे पास ऐसी वैल्यू आई e टू द पावर -4t ut, तो इसका ट्रांसफॉर्म हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 प्लस जे ओमेगा। e टू द पावर -at a की जगह -4 है तो डायरेक्टली आप इसका ट्रांसफॉर्म ये लिख सकते हैं। अगर कहीं हमारे पास 4 डेल टी है तो इसका ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, 4। अगर सिर्फ डेल टी था उसका ट्रांसफॉर्म 1, कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कांस्टेंट उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। e टू द पावर -2 मॉड ऑफ t, अगर ऐसा फंक्शन हमने ले लिया e टू द पावर -a मॉड ऑफ t, इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 2a, दैट इज 2 इंटू 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इतनी चीज़ें अभी तक हमें अब पता चल चुकी हैं। अब अच्छा, जैसे आपने सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ जहाँ देखी थी वहाँ कॉन्जुगेट्स के बारे में हमने जो बात की थी, या फिर अगर ये बात की थी कि फूरियर सीरीज में अगर आपको पता है xt का नेचर क्या है तो x ऑफ ak का मतलब ck का नेचर कैसा होगा, बिल्कुल वही चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने लिखा कि x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी xt इंटू e टू द पावर -j ओमेगा t dt। अगर हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लें, अप्लाइंग कॉन्जुगेट और टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स कॉन्जुगेट लेने पर आपको क्या मिलेगा, x कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी x कॉन्जुगेट ऑफ t इनटू फिर से e टू द पावर -j ओमेगा t का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये साइन पॉजिटिव, दैट इज e टू द पावर प्लस j ओमेगा t dt। ठीक है, अब देखिए आप इस टर्म को ये नहीं कह सकते कि हमने x कॉन्जुगेट ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया। क्यों, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब हम ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसलिए अगर हम दोनों तरफ फिर से अगर ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग, ये हम एग्जैक्टली ऐसे ही हमने वहाँ भी किया था, इसलिए हम सिर्फ ये कर रहे हैं, इसके बाद हम नहीं करेंगे। तो रिप्लेसिंग ओमेगा बाय माइनस ओमेगा, तो यहाँ क्या चीज़ आ जाएगी, x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x कॉन्जुगेट ऑफ t इंटू ई टू द पावर, अब इस ओमेगा को माइनस ओमेगा से हमने रिप्लेस कर दिया तो -j ओमेगा t dt। और इन दोनों इक्वेशंस को अब आप कंपेयर कर सकते हैं। x ऑफ t कोई सिग्नल है, वैसे ही यहाँ पर हमारा एक सिग्नल है x कॉन्जुगेट ऑफ t, और इसको हम e टू द पावर -j ओमेगा t dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम -∞ टू +∞। मतलब ये जो टर्म हमें मिलेगा, इस टर्म से हमें क्या मिलेगा, इस xt के कॉन्जुगेट का फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा। ठीक है, और वो वैल्यू हम क्या कह रहे हैं, किसके बराबर है, x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ओमेगा के बराबर है। मतलब अभी हमने फाइंड किया कि xt के लिए अगर आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है x ऑफ ओमेगा, तो x कॉन्जुगेट ऑफ t के लिए जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ओमेगा। मतलब जहाँ भी ओमेगा है, पहले आप उस फंक्शन में x ऑफ ओमेगा में ओमेगा को रिप्लेस कीजिए माइनस ओमेगा से और फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर लीजिए। आप उल्टा भी ये ले सकते हैं, ठीक है, पहले कॉन्जुगेट करके भी आप माइनस ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो x कॉन्जुगेट ऑफ t के लिए जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो ये वैल्यू होगी, या फिर हाँ ठीक है, इतना इसके बाद फिर आपने जो चीज़ें वहाँ डिफाइन की थी कि अगर हमारा सिग्नल जो है वो कैसा है, अगर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है तो उसके केस में क्या होगा, इवन ऑड के केस में क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी वैलिड हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपको शायद ही कुछ नया देखने को मिलेगा। शायद थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी में हम एक बार नई चीज़ की बात करेंगे, नहीं तो पूरी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रिपीटेशन है। तो अब हम सपोज स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म।
ये जो आपने इसके लिए जो टेबल बनाई थी एक 8 वैल्यूज़ की टेबल, वो बिल्कुल आप याद रखिएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम में आते हैं उनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स तो आप सिर्फ उन टेबल को देखकर बता सकते हैं कि इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म या फुरियर सीरीज या फिर इन्वर्स उसका जो भी होगा सिग्नल वो किस नेचर का होगा। सिर्फ नेचर देखकर ही 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उनको एक बार देखना अच्छे से, आप उसको गौर करना और उससे आप रिलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना कि अगर हमारे पास फुरियर सीरीज कोफिशिएंट पूछा गया है तो सिग्नल जिस नेचर का है उससे जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारी फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आने चाहिए वो कौन सा मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप डायरेक्टली वहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फुरियर ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हमने फुरियर सीरीज के लिए ली थी वैसे ही बिल्कुल यहाँ भी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अभी हम इसका यूज़ भी एक्चुअली देख ही चुके हैं। जैसे मान लीजिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है x1 ऑफ t, अगर इसके लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म को हमने x ऑफ ओमेगा नाम दिया, अगर हमें ये ट्रांसफॉर्म पता है। ऐसे ही कोई हमारा दूसरा सिग्नल है x2 ऑफ t और अगर उसके लिए भी हमें फुरियर ट्रांसफॉर्म ये x1 ऑफ ओमेगा और इसके लिए अगर x2 ऑफ ओमेगा हमें ये अगर पता है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से कोई तीसरा सिग्नल बनाएं तो उसके लिए हमें अलग से ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अल्फ़ा इंटू x1 ऑफ t प्लस बीटा इंटू x2 ऑफ t, अगर ऐसा कोई सिग्नल होगा तो इसके लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली आप लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करके लिख सकते हैं। हमने क्या देखा था, फुरियर सीरीज कोफिशिएंट में x1t के लिए ak हो, x2t के लिए bk हो, तो अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t के लिए जो फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होते थे वो अल्फा टाइम्स ak प्लस बीटा टाइम्स bk। सिमिलरली अल्फा से अगर आप x1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म को भी अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज अल्फा टाइम्स x1 ऑफ ओमेगा प्लस बीटा टाइम्स x2 ऑफ ओमेगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसी को सपोज आप अभी प्रूव भी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल होता है e⁻⁻a मॉड ऑफ t, जिसको आपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, e⁻⁻at u ऑफ t प्लस e⁻at u ऑफ -t। तो अब अगर हमें इन दोनों पार्ट्स के लिए अलग अलग अगर ट्रांसफॉर्म पता है तो इनके कॉम्बिनेशन से जो सिग्नल बन रहा है उसका ट्रांसफॉर्म पूरे का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, इसका ट्रांसफॉर्म प्लस इसका ट्रांसफॉर्म। वही हमने किया बिना जब तक हम प्रॉपर्टी पढ़े भी अगर देख रहे थे तो हमने इसका ट्रांसफॉर्म देखा कि अगर बीच में ये प्लस या माइनस साइन है तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स के अकॉर्डिंग ये एक इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशंस में ब्रेक हो जाएगा और हमें x ऑफ ओमेगा x1 ऑफ ओमेगा प्लस x2 ऑफ ओमेगा के टर्म्स में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। याद कीजिए जब हम फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स पढ़ रहे थे वहाँ हमने ऐसे लिखा था कि अगर xt के लिए फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हमें ak पता है तो x ऑफ t माइनस t नॉट, इसके लिए फुरियर सीरीज कोफिशिएंट हमने लिखा था e⁻j ओमेगा नॉट तो रहेगा ही, और अगर यहाँ माइनस साइन है तो हम यहाँ भी माइनस t नॉट लिखेंगे और जो पहले फुरियर सीरीज कोफिशिएंट था उसमें ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। फुरियर ट्रांसफॉर्म में आने के लिए आपने क्या चेंजेस किए, सिर्फ इतना चेंज किया कि ये जो k ओमेगा नॉट है ये डिस्क्रीट वेरिएबल को आपने अब कंटिन्यूस वेरिएबल ओमेगा बना दिया है। तो इसलिए अब अगर हम यही प्रॉपर्टी फुरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम, अगर हमें पता है कि x ऑफ t का फुरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है तो अगर हम इस सिग्नल को टाइम में शिफ्ट कर लें बाय अमाउंट t नॉट तो अब इसके लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यही एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा। बस हमें क्या करना है, मतलब e⁻, अगर यहाँ साइन नेगेटिव है तो यहाँ भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, ये t नॉट। ठीक है, तो पहले j ओमेगा नॉट होता था, अब क्या रहेगा, j ओमेगा रहेगा, k ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा। तो इतना टर्म तो रहेगा ही और यहाँ माइनस साइन है तो हमने लिख दिया माइनस t नॉट इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ प्लस होता तो बस ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती। फिर से अगर आपसे इसके ट्रांसफॉर्म और इसके ट्रांसफॉर्म के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो हम उनको फिर से नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं जो इसका ट्रांसफॉर्म है वो जो xt का ट्रांसफॉर्म था मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, क्योंकि इस टर्म का मैग्नीट्यूड कितना है 1। ऐसे ही यहाँ पर बस हमें क्या मिलेगा, फेज शिफ्ट मिलेगा। कितने का फेज शिफ्ट मिलेगा,
माइनस ओमेगा टी नॉट का हमें फेज शिफ्ट मिलेगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्लियर है। अगर हमें एक्स टी के लिए ट्रांसफॉर्म पता है तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट या टी प्लस टी नॉट के लिए हम सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल का टर्म प्रीवियसली जो उसका ट्रांसफॉर्म था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यूज देख लीजिए, सपोज हमारे पास हमने फाइंड किया कि डेल टी, इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हमें पता है 1। तो अगर हमसे पूछा जाए कि डेल ऑफ टी माइनस 1 इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स टी के लिए पता है तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट इसका ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर जे ओमेगा तो हमने कहा रहेगा ही। यहाँ -1 है तो यहाँ भी हम इसके साथ -1 लिख देंगे और इनटू जो पहले ट्रांसफॉर्म था मतलब 1। ठीक है, अगर हमारे पास ये सिग्नल क्वेश्चन होता कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू दिस एंड फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो डायरेक्टली एक्स टी से डेल टी से कंपेयर करके आप इसका ट्रांसफॉर्म बता सकते थे कि इसी ट्रांसफॉर्म में e टू द पावर माइनस जे ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा कोई दूसरा सिग्नल होता डेल ऑफ t प्लस 1, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती, डेल टी के लिए 1 है, अब हम यहाँ पॉजिटिव शिफ्ट दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या टर्म मल्टीप्लाई होता है, e टू द पावर प्लस जे ओमेगा इंटू 1। मतलब अब आपको क्या याद रखना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और ये रिजल्ट्स आपको, ये तीनों ही रिजल्ट्स याद रखने हैं। एक आप याद रखिएगा, बाकी दो आपको वैसे ही याद रहेंगे। डेल टी का 1 होता है और ये इसलिए भी आपको याद रह जाएगा क्योंकि आप जितने भी ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, डी टी एफ टी पढ़ें, लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ें, जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ें, हर जगह जो डेल टी का जो ट्रांसफॉर्म आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो डेल टी का तो 1 पता है, तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से डेल ऑफ टी माइनस 1 का e टू द पावर माइनस जे ओमेगा, डेल ऑफ t प्लस 1 का e टू द पावर प्लस जे ओमेगा। तो अब अगर हम मान लीजिए कोई ऐसा सिग्नल ले रहे हैं, सपोज हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ t दैट इज 1/2 टाइम्स डेल ऑफ t माइनस 1 प्लस डेल ऑफ t प्लस 1, और इसके लिए अगर बोला गया है कि फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा। ठीक है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली है कि अगर कोई सिग्नल दो सिग्नल्स के सम से हमें मिल रहा है तो हम इंडिविजुअली दोनों का ट्रांसफॉर्म अगर जानते हैं तो सिर्फ हम उन दोनों के ट्रांसफॉर्म को ऐड कर दें तो हमें इस ओवरऑल सिग्नल के लिए वैल्यू पता चल जाएगी। तो देयरफॉर आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू x ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स e टू द पावर डेल ऑफ t माइनस 1 का ट्रांसफॉर्म क्या है, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा प्लस t प्लस 1 के लिए ट्रांसफॉर्म e टू द पावर प्लस जे ओमेगा, और आप जानते हैं e टू द पावर प्लस जे ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट कॉस ओमेगा। तो एक यहाँ से आपको ये एक फूरियर ट्रांसफॉर्म पेयर मिल रहा है कि 1/2 अगर हम डेल ऑफ t माइनस 1 प्लस डेल ऑफ t प्लस 1 के लिए वैल्यू देखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म की, तो वैल्यू क्या आएगी, कॉस ऑफ ओमेगा आएगी। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली वैसे ही थी जैसे हमने फूरियर सीरीज में पढ़ी थी। कुछ भी नया आपको याद नहीं रखना, सिर्फ क्या याद रखना है, के ओमेगा नॉट को रिप्लेस कर देना है ओमेगा से। सिमिलरली जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने वहां पढ़ी थी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जैसे फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स में थी कि अगर xt का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट ak है तो अगर हम टाइम रिवर्सल लेते थे तो x ऑफ माइनस टी के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को हमने क्या लिखा था, क्या वैल्यू होगी, a ऑफ माइनस के, जहां पर a ऑफ माइनस के क्या शो करता था, फ्रीक्वेंसी रिवर्सल ऑफ ak, मतलब जो भी आपका ak का स्पेक्ट्रम था आप उसको k के रिस्पेक्ट में रिवर्स कर देते थे। ठीक है, y एक्सिस के अबाउट अगर आपने उसका मिरर इमेज ले लिया तो x ऑफ माइनस टी के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म भी बिल्कुल वैसे ही मिलेगा कि प्रॉपर्टी कहती है अगर x ऑफ t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू x ऑफ ओमेगा आपको पता है तो x ऑफ माइनस टी इनके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अगर स्पेक्ट्रम गिवन है तो उसका फ्रीक्वेंसी रिवर्सल ले लीजिए, अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में गिवन है तो जहां भी ओमेगा है उस ओमेगा को रिप्लेस कर दीजिए किससे, माइनस ओमेगा से। तो अगर एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है तो एक्स ऑफ माइनस टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा होगा। इसका प्रूफ भी आप बीच में ही कर चुके हैं। अगर आप देखें कि हमने एक सिग्नल पहले लिया था एक्स टी ई टू द पावर माइनस 80 यू ऑफ
टी। इसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी 1/a प्लस जे ओमेगा। ठीक है, अगर आप इस सिग्नल पर टाइम रिवर्सल अप्लाई कर देते, मतलब अगर हम इस सिग्नल के लिए x ऑफ माइनस टी फाइंड करते तो हमें क्या सिग्नल मिलता, t को माइनस टी से रिप्लेस कीजिए, e टू द पावर at और u ऑफ माइनस टी। ये हमारा सेकंड पार्ट था जो हम e टू द पावर माइनस a मॉड ऑफ t में जो हमारा सिग्नल आ रहा था, और इस सिग्नल के लिए भी आपने कैलकुलेट किया और इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या मिली थी, a माइनस जे ओमेगा। तो हमें एक्चुअली अगर हम प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुके होते तो हमें इस पार्ट का कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें अगर इस पार्ट का पता है और हमें अगर सिर्फ t को माइनस टी से रिप्लेस करने से ये सिग्नल मिला है तो इसका ट्रांसफॉर्म भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, जो भी हमारा xt का ट्रांसफॉर्म था उसमें अगर हम ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देते तो डायरेक्टली हमें ये वैल्यू मिल जाती। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ का सिग्निफिकेंस है। तो जैसे अभी हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, अगर हमारे पास सपोज ऐसा एक क्वेश्चन है कि x ऑफ t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको x ऑफ ओमेगा से गिवन है एंड x1 ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस टी माइनस 4। फाइंड x1 ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ x ऑफ ओमेगा। ऐसे क्वेश्चंस हम बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते चलेंगे जिससे आप कंफर्टेबल रहें। प्रॉपर्टीज एक साथ अगर आ रही हैं तो उसको हम कैसे अप्लाई करें, ऐसे हमने क्वेश्चंस फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स में भी देखे थे। तो आपको बस क्या करना है, x ऑफ t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म को x ऑफ ओमेगा नाम दे दिया उन्होंने, वो वैल्यू कुछ भी हो, हमें सिर्फ इस x ऑफ ओमेगा के टर्म्स में इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बताना है। तो आप देखिए कि सिग्नल x ऑफ t से x1 ऑफ t कैसे मिल रहा है। दो प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करने, दो ऑपरेशंस, एक -4 से शिफ्टिंग और उसके बाद फिर रिवर्सल। तो राइट टू लेफ्ट अगर हम चलें, गिवन है कि x ऑफ t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है, तो देयरफॉर x ऑफ t माइनस 4 इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, यूजिंग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e टू द पावर j ओमेगा आपको रखना ही है, और यहाँ -4 है तो हमने यहाँ पर -4 लिख दिया, इनटू जो पहले ट्रांसफॉर्म था मतलब x ऑफ ओमेगा। अब हम और इधर लेफ्ट आ रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, टाइम रिवर्सल। तो देयरफॉर x ऑफ माइनस टी माइनस 4 इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जहां भी हमारे पास एक्सप्रेशन में ओमेगा है उस ओमेगा को हमें किससे रिप्लेस करना है, माइनस ऑफ ओमेगा से। तो अगर आप माइनस ऑफ ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर j प्लस 4 ओमेगा, और यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, x ऑफ माइनस ओमेगा। तो यही वैल्यू हमारे लिए क्या है, x1 ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज x1 ऑफ ओमेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमने फाइंड किया x1 ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ x ऑफ ओमेगा। तो 3 प्रॉपर्टीज हो गई आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देख लें, फोर्थ प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। देखिए अब यही एक प्रॉपर्टी है जिसमें चेंजेस आते हैं। आपने लिखा था जब फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कर रहे थे कि अगर सिग्नल x ऑफ t के लिए फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स a के हैं तो x ऑफ अल्फा t के लिए जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होंगे उनकी वैल्यूज भी क्या होगी, a के ही होगी। मतलब हमने ये देखा था कि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। पहले जो a के सपोज अगर सेकंड और -2 हार्मोनिक को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं k की वैल्यू 2 और -2 को, अभी भी a की वैल्यूज उतनी ही रहेंगी, लेकिन अब हो सकता है वो k की वैल्यू -4 और +4 को या -2 और +1 को रिप्रेजेंट करे। वो हार्मोनिक्स उनके रिप्रेजेंटेशन का जो हार्मोनिक था वो चेंज हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू वाइज वो जो चीज़ें होंगी वो सेम रहेंगी। ऐसा अच्छा ठीक है, हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इन केस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म तो यहाँ ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर x ऑफ t सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है x ऑफ ओमेगा, अगर हम इसमें स्केलिंग कर दें बाय स्केलिंग फैक्टर अल्फा, देन x ऑफ अल्फा t प्रॉपर्टी कहती है इसके लिए जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसकी वैल्यू 1/mod अल्फा इंटू x ऑफ ओमेगा अपॉन अल्फा। मतलब यहाँ आपको मॉड अल्फा ही लेना है, वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो स्केलिंग फैक्टर की, यहाँ पर आपको अल्फा ही लेना है। एक और चीज़, अगर नेगेटिव है तो आप एक साथ दोनों ऑपरेशन ना एज्यूम करके आप उसको, अच्छा होगा अगर आप बारी बारी से कर लें कि पहले एक बार स्केलिंग कर लिया और फिर रिवर्सल ले लिया, या पहले रिवर्सल ले लिया फिर स्केलिंग कर लिया, रिजल्ट सेम ही आना है। आप देखेंगे मॉड ऑफ अल्फा की ही वैल्यू वहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं आप। तो ये हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब आप फूरियर सीरीज की बात करते हैं तो वो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं। पीरियोडिक सिग्नल्स जो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं, फ्रॉम
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो अगर आप उसमें किसी फैक्टर से स्केल्ड भी कर देंगे तो भी उसके एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन अभी भी कितना है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ही है। उसकी क्या चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एपीरियोडिक सिग्नल है और उसमें अगर आपने स्केलिंग कर दी तो अब उसके एग्जिस्टेंस का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म पे फर्क पड़ता है, फूरियर सीरीज में फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी जो हमारे पीरियोडिक सिग्नल्स होंगे उनमें वो चीज़ वैलिड आपको दिखेगी। तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी हमने देख ली। सपोज यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लें इसको अगर देखने के लिए कि क्यों ऐसा रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है या नहीं। सपोज हमारे पास एक सिग्नल था x ऑफ t, अगर इसकी वैल्यू होती e टू द पावर माइनस 2t ut, तो आप जानते हैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस a, या ठीक है माइनस a ही ले लेते हैं, माइनस at ut, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अगर हमने एक सिग्नल ले लिया x1 ऑफ t दैट इज x ऑफ 2t, तो अगर x ऑफ 2t हमारा सिग्नल है x1 ऑफ t, तो x1 ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, इस x ऑफ t में जहां भी t है वहां पर क्या पुट कीजिए 2t, मतलब क्या वैल्यू मिलेगी e टू द पावर माइनस 2at इंटू u ऑफ 2t। हम देख चुके हैं कि u ऑफ 2t, u ऑफ 4t, u ऑफ 5t सब किसके बराबर होते हैं, u ऑफ t के बराबर होते हैं। तो मतलब यहाँ से जो वैल्यू होगी इसको आप और क्या समझ सकते हैं, क्या सिग्नल है e टू द पावर माइनस 2at इंटू यू ऑफ t। इस सिग्नल के लिए अगर आप ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी ट्रांसफॉर्म की वैल्यू e टू द पावर माइनस 80 ut के लिए आपको पता है। तो अब अगर आप ये जो 2a है इसको एक नया कांस्टेंट मान सकते हैं कि ये वैल्यू अब क्या है a है, तो e टू द पावर माइनस 80 ut, इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा, और a की जगह पर यहाँ कितना आप लिखना पड़ेगा आपको 2a प्लस जे ओमेगा। ये तो हमने देख लिया कि इसका ट्रांसफॉर्म कितना होगा। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी से वेरीफाई करें कि प्रॉपर्टी हमें सही रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है, तो अगर xt के लिए आपको पता है, xt का ट्रांसफॉर्म पता है a प्लस जे ओमेगा, तो यूजिंग टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी x ऑफ 2t का ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए था 1 अपॉन मॉड अल्फा, दैट इज 1 अपॉन मॉड 2, दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू एक्स ऑफ ओमेगा अपॉन अल्फा। मतलब जहां भी आपके पास एक्स ऑफ ओमेगा एक्सप्रेशन है उसमें ओमेगा को किससे रिप्लेस करना है, ओमेगा अपॉन अल्फा से, और यहाँ पर हम अल्फा कितना लेकर चल रहे हैं 2, तो 1 अपॉन मॉड अल्फा लिख लिया हमने, इंटू ये हमारा एक्स ऑफ ओमेगा है, और इसमें जहाँ भी ओमेगा है उस ओमेगा की जगह पर हम क्या करेंगे, अब ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे किससे, ओमेगा बाई 2 से। अब ये रिजल्ट देखिए कितना आ रहा है 1 अपॉन 2 इंटू ये 2 ऊपर आ जाएगा और आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 2a प्लस जे ओमेगा, 2 और 2 कैंसिल होकर फाइनली 1 अपॉन 2a प्लस जे ओमेगा। तो जैसा रिजल्ट आपको कहाँ से दिख रहा था, जो पहले आपने देखा था, मतलब ये प्रॉपर्टी हमें सही रिजल्ट देगी। तो ये हमारे पास अब 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, लिनियरिटी और टाइम स्केलिंग। अब जो हम 5वीं प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ये हमारी ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर आपको पहले भी हमने बात की थी, अगर कहीं समझ में नहीं आया आपको कि इस सिग्नल का ट्रांसफॉर्म कौन सी प्रॉपर्टी से आएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उसमें ट्राई करना फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग और ड्यूअलिटी। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऐसे सिग्नल जिनके लिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा वहाँ से अप्लाई करने से आपके नए रास्ते आपको देगी। तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्म्स याद होने चाहिए, तभी हम ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर पाएंगे। जैसे अभी जो हमारे पास अब तक ट्रांसफॉर्म्स आ चुके हैं, e टू द पावर माइनस 80 ut 1 अपॉन a प्लस जे ओमेगा, e टू द पावर माइनस a मॉड ऑफ t 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, डेल t 1 डेल ऑफ t प्लस 1 e टू द पावर जे ओमेगा डेल ऑफ t माइनस 1 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें अभी तक आपने ये देख लिया, इतनी प्रॉपर्टी, इतने सिग्नल्स को ही अभी आप फाइनली याद रख के अब आप इसको यूज़ करके अगर आप देखें ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्या है और उसका हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5th, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी।
आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे। अभी तक जैसे हम क्या लिखते आए हैं, एक्स टी का ट्रांसफॉर्म स्मॉल एक्स ऑफ टी का ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमने ऐसा नाम दे दिया कि लेट हमारे पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इस सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म को हमने नाम दिया है वाई ऑफ ओमेगा, ठीक है, एक्स ऑफ ओमेगा नाम दे, वाई ऑफ ओमेगा नाम दे, ये तो हमारे रिप्रेजेंटेशन है। हमने मान लिया एक्स ऑफ टी कोई सिग्नल है जिसका ट्रांसफॉर्म है वाई ऑफ ओमेगा। जैसे हमारे पास ये सिग्नल है e⁻−at, तो ये हमारा एक्स ऑफ टी है और ये हमारा उसके लिए क्या है, ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ ओमेगा है। तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमें एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है और अगर हमें ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है, यहाँ जो फूरियर ट्रांसफॉर्म था अगर इसमें जहाँ भी ओमेगा था उस जगह पर अगर हम टी ले लें और उसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो, मतलब अगर हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म था जैसे ये a प्लस जे ओमेगा, तो इसमें अगर हम ओमेगा की जगह टी पुट कर दें तब ये चीज़ को हम क्या कहेंगे, वाई ऑफ टी। इसके लिए अगर हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो प्रॉपर्टी कहती है कर सकते हैं। कैसे, ये जो वैल्यू होगी इसके ट्रांसफॉर्म की दैट विल बी 2π टाइम्स एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। अगर आपने यहाँ y में, और नॉर्मली हम y जब टाइम डोमेन लेते हैं तो यहाँ स्मॉल लिखना चाहिए, ठीक है, मैंने कैप्स में ही लिख दिया, एक्स टी का y ऑफ ओमेगा हो तो अगर इस y में ओमेगा की जगह t रिप्लेस कर दें और तब जो सिग्नल हमारे पास आएगा उसका जो ट्रांसफॉर्म होगा उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, ये जो सिग्नल है x ऑफ t इसमें t की जगह पर क्या रिप्लेस करना है आपको, माइनस ओमेगा, जहाँ भी t है वहाँ पर क्या रिप्लेस कर दीजिए, माइनस ओमेगा, और फिर जो वैल्यू आई उसको किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2π से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस रिजल्ट को लेकर अब हम देखेंगे कैसे हम सिग्नल्स के लिए ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। एक्स ऑफ माइनस ओमेगा का मतलब है अगर आपको कभी ग्राफ के फॉर्म में गिवन है ये एक्स ऑफ टी, तो उस एक्स ऑफ टी को टी की जगह आप ओमेगा ले लीजिए, पहले तो एक्स एक्सिस जो आपकी है, और फिर उस पर क्या लीजिए, टाइम रिवर्सल ले लीजिए, तो वो आपको क्या दे देगा, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा दे देगा। और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 2π से मल्टीप्लाई करना है। जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन होता कि फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ए, ठीक है, आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है किसका, कांस्टेंट ए का फाइंड करना है। तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम रिलेट करेंगे, तो रिलेट करने के लिए हमें सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए तब हम रिलेट कर पाएंगे। ये ए का मतलब क्या है, कांस्टेंट, तो आपको याद करना पड़ेगा कि क्या आपको कोई ऐसा ट्रांसफॉर्म पेयर याद है जिसमें ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कांस्टेंट आती थी। बिल्कुल आपको याद है, वो कौन सा ट्रांसफॉर्म है, इम्पल्स का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। और हमने ये भी देखा था कि अगर 1 मैग्नीट्यूड 1 एरिया का इम्पल्स है तो कांस्टेंट 1 होगा, अगर ए एरिया का इम्पल्स होता तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू भी क्या होती, ए होती। इसका मतलब अब हम इसके लिए ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, वी नो दैट अगर हमारा सिग्नल होता a टाइम्स डेल ऑफ t तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता, अगर a टाइम्स डेल ऑफ t होता तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता, a। तो देयरफॉर अगर हम इस a की जगह पर ये xt का ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा हमें पता है, तो इसलिए इस a का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये जो भी सिग्नल है ये a डेल t का मतलब क्या है, a डेल t अगर आपसे कोई ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, एक आप इम्पल्स ड्रॉ करेंगे एट t इज इक्वल्स टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू t, और इस सिग्नल के लिए आप एरिया कितना शो करेंगे, a, मतलब ये सिग्नल हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, a डेल ऑफ t। तो अब हमें क्या लेना है, जहां भी x में t है वहां पर हमें t की जगह पर माइनस ओमेगा लेना है, ठीक है, मतलब जो वैल्यू होगी वो हमारे a का ट्रांसफॉर्म क्या होगी, 2π टाइम्स x ऑफ माइनस ओमेगा, का मतलब ये जो भी x ऑफ ओमेगा है इसमें a की जगह पर हम t की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस ओमेगा। मतलब पहले तो अगर हम इस t को ओमेगा से रिप्लेस कर देते तो अब हमारा ये क्या होता, ओमेगा के रिस्पेक्ट में वैल्यू ऐसी ही रहती। फिर हम जब इसका टाइम रिवर्सल लेते तो हम जानते हैं इम्पल्स फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है जिस पर टाइम रिवर्सल या फ्रीक्वेंसी रिवर्सल का फर्क नहीं पड़ता। तो देयरफॉर डेल ऑफ माइनस ओमेगा इज नथिंग बट डेल ऑफ ओमेगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज भी लेक्चर स्टार्ट करते टाइम ही हमने ये चीज़ देखी थी कि बिल्कुल याद रखना इम्पल्स फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। तो देयरफॉर
ए के लिए जो फुरियर ट्रांसफॉर्म होगा कांस्टेंट ए का, वो कांस्टेंट ए का ट्रांसफॉर्म कितना होगा 2 पाई ए टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा। ए मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट है तो उसका ट्रांसफॉर्म 2 पाई ए टाइम्स एक इम्पल्स कहां पर एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर। तो फिर से कैसा रिजल्ट आ गया आपके पास, अभी हमने कांस्टेंट और इम्पल्स के बीच का रिलेशन देखा था। जब टाइम डोमेन में इम्पल्स था तो फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट आया। अब अगर आपने टाइम डोमेन में कांस्टेंट ए ले लिया तो उसके लिए आप देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी डोमेन आ रहा है इसका, उसमें a इंटू 2 पाई इस मैग्नीट्यूड का आपको इस एरिया का इम्पल्स मिल रहा है कहाँ पर, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ये हमारा क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा है। तो अगर टाइम डोमेन में इम्पल्स था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन कांस्टेंट, अगर टाइम डोमेन में कांस्टेंट था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इम्पल्स। कितने मैग्नीट्यूड का इम्पल्स, a अगर उसका टाइम डोमेन में कांस्टेंट वैल्यू है तो 2 पाई टाइम्स दैट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से हमने फाइंड किया। सपोज ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी के ही यूज पर अगर हम कुछ और क्वेश्चंस देखें, हमारे पास x ऑफ t सिग्नल है e टू द पावर jt, फाइंड फुरियर ट्रांसफॉर्म फॉर x ऑफ t इज इक्वल्स टू jt। फिर से ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अगर आपको लगानी है तो आपको याद करना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा ट्रांसफॉर्म पेयर आपने देखा है जिसमें फुरियर ट्रांसफॉर्म e टू द पावर j ओमेगा होता हो, क्योंकि हम फिर उस ओमेगा को t से रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या टर्म मिलेगा, e टू द पावर jt मिलेगा। तो अगर आप याद करें तो आपको क्या दिख रहा है, डेल ऑफ t प्लस 1, इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या है, e टू द पावर j ओमेगा। तो इसको लेकर अब हम प्रोसीड करेंगे। अगर हमने लिखा वी हैव, हमें पता है डेल ऑफ t प्लस 1, इसके लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर प्लस j ओमेगा। तो अप्लाइंग ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, अगर आपने यहां पर जो भी फंक्शन था इसमें अगर ओमेगा की जगह t पुट कर दिया तो e टू द पावर फंक्शन क्या बन गया, e टू द पावर jt जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर e टू द पावर jt का फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 पाई टाइम्स जो भी हमारा x ऑफ t था उसमें t की जगह क्या पुट करना है, हमें माइनस ओमेगा पुट करना है। तो t की जगह हमने माइनस ओमेगा पुट कर दिया तो ये क्या वैल्यू आई, माइनस ओमेगा प्लस 1। हम इसको यहाँ ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अगर हम इसमें वैल्यू देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ, अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा माइनस 1। और हमने देखा है इम्पल्स फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है, मतलब अब हम इस माइनस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो देयरफॉर फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया कि e टू द पावर jt के लिए जो फुरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी दैट विल बी 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1। ये एक ट्रांसफॉर्म आ गया। सिमिलरली अगर हमारे पास होता x ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ jt, तो फिर से हम वही यूज करते कि वी हैव, अब ये माइनस jt लेना है तो किससे कंपेयर करते, डेल ऑफ t माइनस 1 का ट्रांसफॉर्म हमें पता है e टू द पावर माइनस j ओमेगा। तो देयरफॉर यूजिंग ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी e टू द पावर माइनस jt का फुरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई टाइम्स, यहाँ जो भी हमारा x ऑफ t है इसमें t की जगह पर फिर से हमें क्या पुट करना है, माइनस ओमेगा पुट करना है। फिर से इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ, माइनस कॉमन कर लीजिए तो ओमेगा प्लस 1। देयरफॉर फिर से माइनस डिस्कार्ड करके आप लिख सकते हैं 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1। तो आपके पास e टू द पावर jt का ट्रांसफॉर्म आ गया, e टू द पावर माइनस jt के लिए भी फुरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। अब अगर आप cos t के लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं तो अगर हम देखें अब कि अगर हमारा सिग्नल है x ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू cos t, cos t को क्या लिख सकते हैं आप, e टू द पावर jt प्लस e टू द पावर माइनस jt डिवाइडेड बाई 2। फिर से देखिए आप लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके अब आप बहुत इजीली cos t के लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। इस टर्म का पता है तो 1/2 टाइम्स इस टर्म का ट्रांसफॉर्म प्लस 1/2 टाइम्स इस टर्म का ट्रांसफॉर्म। मतलब अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो यूजिंग अबव रिजल्ट्स कि e टू द पावर jt का भी पता है और e टू द पावर माइनस jt का भी पता है। तो देयरफॉर जो cos t के लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म होगा अब हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं
ये 1/2 कांस्टेंट को हम बाहर ही कर देते हैं और यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी e टू द पावर jt का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1 प्लस माइनस jt का ट्रांसफॉर्म 2 पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1। 2 पाई कॉमन अगर आप ले लें तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, cos t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई कॉमन लेकर और इस 2 से आप कैंसिल आउट कर देंगे तो पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1 प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और अब हम इस रिजल्ट को भी कहाँ लिख लेंगे, जो हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए लिखे हैं कि जो हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है उनमें आप इस रिजल्ट को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि cos t इसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1 प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ हम cos t को इसके स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन से कंपेयर करें, cos ओमेगा नॉट t मतलब ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर जो इम्पल्सेज आ रहे हैं आप अगर देखें तो इस ट्रांसफॉर्म में 2 इम्पल्सेज हैं। कहाँ कहाँ पर है वो इम्पल्सेज, एक +1 पर है इम्पल्स और एक कहाँ पर है -1 पर है। तो इन जनरल अगर हम इसी रिजल्ट को जनरलाइज कर दें कि अगर हम लिखें cos ओमेगा नॉट t, तो अगर यहाँ पर कंपेयर किया ओमेगा नॉट 1 था तो ये वैल्यूज +1 और -1 आ रही थी, तो इसी से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ये कैसे कर सकते हैं आप, जैसे हमने लिया था डेल ऑफ t -1 वैसे आप ले लें डेल ऑफ t माइनस ओमेगा नॉट, उसके लिए फाइंड कर लीजिए डेल ऑफ t प्लस ओमेगा नॉट मतलब e टू द पावर j ओमेगा नॉट t का फाइंड कीजिए ट्रांसफॉर्म, e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t का फाइंड कीजिए और फिर उसको ऐड कीजिए, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ से देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो x ऑफ ओमेगा है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में x ऑफ ओमेगा, उसमें क्या है 2 इम्पल्सेस हैं। ये इम्पल्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ ये अंदर की चीज़ 0 मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस ओमेगा नॉट पर, और ये इम्पल्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट पर। दोनों की ही वैल्यू कितनी है स्ट्रेंथ पाई। तो अगर हम इसके लिए प्लॉट करें तो हमें 2 इम्पल्सेस मिलेंगे एट ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट एंड प्लस ओमेगा नॉट, और इन दोनों इम्पल्सेस की एरिया इनकी वैल्यू कितनी है पाई। तो जब भी आपके पास कोई कॉस का सिग्नल आ जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आ जानी चाहिए कि जैसे कॉस ओमेगा नॉट टी के फूरियर सीरीज में 2 कोफिशिएंट्स होते थे, वैसे ही यहाँ पर क्योंकि सिग्नल तो पीरियोडिक है, इसके लिए फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम ठीक है हम इसको देख भी लेते हैं कि कैसे हम कह रहे हैं। तो ये इसके लिए आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉस का अगर कोई सिग्नल है तो उसमें 2 इम्पल्सेस होंगे, कहाँ पर प्लस एंड माइनस ओमेगा नॉट टी पर, उनके लिए स्ट्रेंथ कितनी होगी पाई। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली साइन टी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप, e टू द पावर जे टी माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस जे टी डिवाइडेड बाई 2j। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा साइन टी के लिए ट्रांसफॉर्म 1/2j कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लीजिए, e टू द पावर जे टी का ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस जे टी का ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1। ठीक है, 2 पाई बाहर कर लीजिए, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो साइन टी के लिए जो आपको ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है वो कैसी दिखेगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन जे। ठीक है, ये वैल्यू क्या रहेगी पाई अपॉन जे डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1 माइनस साइन के साथ डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1। ये साइन टी है। फिर से इसको अगर हम जनरलाइज्ड वे में रिप्रेजेंट कर लें कि अगर साइन ओमेगा नॉट टी, यहाँ पर ओमेगा नॉट अगर 1 है तो यहाँ पर वैल्यूज माइनस और प्लस 1 है। अगर हम साइन ओमेगा नॉट टी लेते तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होती, पाई अपॉन जे डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस ऑफ डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो जैसे आपने रिप्रेजेंट किया कॉस के लिए, बिल्कुल वैसे ही आप साइन को भी अगर देखें तो साइन ओमेगा नॉट टी का भी जब फंक्शन होगा तो उसके भी फूरियर ट्रांसफॉर्म में 2 इम्पल्सेज ही होंगे,
और वो इम्पल्सेस भी बिल्कुल यही होंगे प्लस एंड माइनस ओमेगा नॉट पर, लेकिन अब उनका एरिया कितना होगा, जो इम्पल्स प्लस ओमेगा नॉट पर है उसका एरिया पाई अपॉन जे या आप कहें माइनस पाई जे, और जो माइनस ओमेगा नॉट पर इम्पल्स है उसका एरिया माइनस ऑफ पाई अपॉन जे, वो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस पाई जे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप फिर से इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम यहीं से देखें कि जो प्रूफ की बात अगर हम कर लें कि प्रूफ दैट इज एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ए के, खैर ये तो हम जानते हैं, हम अगर फुरियर सीरीज की बात कर रहे हैं कि हमें अगर फुरियर सीरीज कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या लेते हैं, ए के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी टाइम्स एक्स ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू के ओमेगा नॉट। यह भी हमने कैलकुलेट कर लिया फुरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हम फुरियर सीरीज से फुरियर ट्रांसफॉर्म में आए या फुरियर ट्रांसफॉर्म से फुरियर सीरीज में जाएं, तो जैसे यहाँ पर अगर हमने लिखा कि कॉस ओमेगा नॉट टी, हम जानते हैं कॉस ओमेगा नॉट टी जो सिग्नल होता है, सपोज हमने सिर्फ कॉस टी लिख लिया, ठीक है, जहाँ पर ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इसके लिए अगर आप फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स देखेंगे तो इसके लिए फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कौन कौन से होते हैं, a1 की वैल्यू 1/2 होती है और a-1 की वैल्यू 1/2 होती है, आपको पता है फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स। और अगर कॉस ओमेगा नॉट टी से इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पर ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 1, और अगर ओमेगा नॉट 1 है तो t दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 पुट किया, मतलब t की वैल्यू कितनी है 2 पाई है। तो अगर आपको t की वैल्यू पता चल गई, ओमेगा नॉट पता है, फुरियर सीरीज कोफिशिएंट्स पता हैं, तो x ऑफ ओमेगा की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, t इंटू ए के। ये t टेंस टू इन्फिनिटी किसके लिए होता है, जो सिग्नल पीरियोडिक नहीं होता, अपीरियोडिक, उसके लिए आप लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं। यहाँ पर आपको t टेंस टू इन्फिनिटी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर x ऑफ ओमेगा की वैल्यू देखते हैं यहाँ से डायरेक्टली, तो x ऑफ ओमेगा, या फिर आप यहाँ से अगर x ऑफ ओमेगा से ये वैल्यूज़ वेरीफाई करने की कोशिश करते तो ए के की वैल्यू क्या होती। सपोज अब हम अगर ए के की वैल्यू देख रहे हैं तो ए के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 2 पाई इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी है कॉस टी के लिए, पाई टाइम्स डेल ऑफ ओमेगा -1 प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगी वैल्यू 1 अपॉन 2, और ये वैल्यू हमें जब हम ए के कैलकुलेट करते हैं तो 1 अपॉन टी एक्स ऑफ ओमेगा कहाँ पर लेना है, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमें कहाँ पर लेना है, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू के ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है 1। तो अगर हम ओमेगा की जगह के पुट कर दें, पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, डेल ऑफ के -1 प्लस डेल ऑफ के प्लस 1। अब आप अगर इस चीज़ को देखें, ये जो हमें ए के लिए वैल्यूज़ मिल रही हैं, ए के में क्या है, 2 इम्पल्सेस दिख रहे हैं, जिन दोनों इम्पल्सेस के लिए एरिया कितना है 1/2। ये इम्पल्स के की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है +1, और ये के की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है -1। मतलब अगर आप ए के लिए स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू के, तो आपको दिख रहा है कि k इज इक्वल्स टू -1 और k इज इक्वल्स टू +1 पर ही हमें 2 इम्पल्सेस मिलेंगे, और इन दोनों इम्पल्सेस के लिए एरिया की वैल्यू कितनी है 1/2। ये हमने क्या ड्रॉ किया ए के, तो हमारा ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है, a1 और a-1 की वैल्यू 1/2। तो ये हमारी ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी का हम यूज़ देख रहे हैं। अगर आप इसी में और देखना चाहते हैं, ठीक है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़, सपोज हम पहले एक सिग्नल का ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमारे पास एक ये सिग्नल है x ऑफ t, जिसकी वैल्यू 1/2 पाई है फ्रॉम -x to x फॉर द वैल्यू ऑफ t। ये हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ t जिसकी वैल्यू 1/2 पाई कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम -x to x। अब अगर आप इस सिग्नल के लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख रहा हूँ x ऑफ ओमेगा, वैसे वैल्यू क्या होती, इंटीग्रेशन के लिमिट्स -∞ to +∞, लेकिन हमें दिख रहा है ये सिग्नल कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ -x to x, तो हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स भी क्या लिख लेंगे -x to x। उस बीच में हम क्या लिखते, x ऑफ t इंटू e टू द पावर -j⍵t। x ऑफ t की वैल्यू उस ड्यूरेशन में कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के,
हमने 1/2 इस x ऑफ t की वैल्यू को बाहर ही लिख लिया। इंटीग्रेशन में बस क्या रह गया, e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी dt। इंटीग्रेट कीजिए, दैट इज 1/2 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन माइनस ऑफ जे ओमेगा, लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस एक्स टू एक्स। वैल्यूज पुट कीजिए, 1/2 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा एक्स माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस और माइनस प्लस जे ओमेगा एक्स अपॉन माइनस ऑफ जे ओमेगा। अगर ये माइनस हम ऊपर मर्ज कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये 2 को इसके साथ j के साथ ले लें, ओमेगा को बाहर कर लें, तो 1/पाई ओमेगा इंटू ये जो वैल्यू आ रही है माइनस आपने अगर ऊपर मर्ज कर दिया तो e टू द पावर प्लस जे ओमेगा एक्स माइनस e टू द पावर माइनस जे ओमेगा एक्स डिवाइडेड बाई 2j। ठीक है, अब आप जानते हैं इतने टर्म को हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है हमारा साइन ऑफ ओमेगा एक्स, साइन ओमेगा एक्स। ठीक है, तो अब हम इसलिए अगर देखें तो देयरफॉर हमारे पास वैल्यू आ गई कि अगर हमारे पास एक ऐसा पल्स था कि माइनस एक्स टू एक्स अगर वैल्यू थी 1/2 ये हमारा अगर सिग्नल x ऑफ t था विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसके लिए हमने फुरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, और इसके लिए फुरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ऑफ x ओमेगा अपॉन पाई ओमेगा। ये वैल्यू साइन ऑफ x ओमेगा अपॉन पाई ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब अगर हम यहाँ पर ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो अब देखिए इसका क्या रिजल्ट आएगा, अप्लाइंग ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। कैसे करते हैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई, xt का ट्रांसफॉर्म y ऑफ ओमेगा, तो इस y ऑफ ओमेगा में जहां भी ओमेगा है अगर हम वहां t पुट कर दें, अगर हम ट्रांसफॉर्म फाइंड किसका करना चाहें, साइन ऑफ x ओमेगा की जगह t अपॉन पाई ओमेगा की जगह t, तो साइन ऑफ xt अपॉन पाई t का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2 पाई टाइम्स x ऑफ माइनस ओमेगा। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, पहले तो आप इसमें t की जगह पर क्या पुट कर दीजिए, ओमेगा, तो ऐसा ही फंक्शन दिखेगा, बस ये t की जगह पर आपको क्या दिखेगा, ओमेगा। फिर उसमें माइनस ओमेगा पुट करने के लिए उसका रिवर्सल लीजिए, तो ये इवन फंक्शन दिख रहा है आपको, माइनस एक्स से लेकर x तक कांस्टेंट वैल्यू 1/2 तो मतलब इसके लिए x ऑफ माइनस ओमेगा की वैल्यू भी बिल्कुल ऐसे ही आएगी, बस यहाँ पर t की जगह पर क्या होगा, ओमेगा होगा, और उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर ये वैल्यू 1/2 है और इसको अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आपको कैसी वैल्यू दिखेगी, माइनस एक्स से लेकर x के बीच में ओमेगा के रिस्पेक्ट में ये हमारा इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो अब यहाँ की वैल्यू 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। कैसे फाइंड किया हमने, इसके लिए ट्रांसफॉर्म ये हम बाय डेफिनेशन फाइंड करके ले आए। यहाँ ड्यूअलिटी अप्लाई करने के लिए हमने ओमेगा की जगह t अगर पुट कर दिया तो अब इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इस सिग्नल में जहाँ भी t है उसकी जगह हमें माइनस ओमेगा पुट करना है। तो पहले हमने इसमें t की जगह ओमेगा पुट किया, तो ये ओमेगा के रिस्पेक्ट में हमें ऐसा सिग्नल मिला माइनस एक्स से लेकर x तक वैल्यू 1/2। फिर हमने ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा पुट किया, इसका रिवर्सल भी लिया तो भी हमें ऐसा ही सिग्नल दिखा माइनस एक्स टू एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। अब ये हमने x ऑफ माइनस ओमेगा फाइंड कर लिया, इस xt में जहां भी t है वहां t की जगह माइनस ओमेगा पुट किया तो ये वैल्यू मिल गई। अब जो वैल्यू आई उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट कितना मिल गया, 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि साइन xt अपॉन पाई t कभी भी इस फॉर्म का अगर फंक्शन होगा तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम माइनस एक्स टू एक्स टी के रिस्पेक्ट में, और वैल्यू क्या होगी 1। ये बिल्कुल आपको फिर से एक और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म में ऐड कर लीजिए, जैसे साइन कॉस का ऐड कर लिया था वैसे ही ये भी आप ऐड कर लीजिए कि साइन एक्स टी अपॉन पाई टी, जैसे अगर आपके पास लिखा हो कि साइन 200 पाई टी अपॉन पाई टी, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, कंपेयर कीजिए साइन एक्स टी अपॉन पाई टी से, तो ये जो आपका 200 पाई है ये पूरी वैल्यू अब क्या है इस केस में x है, तो इसका ट्रांसफॉर्म कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम माइनस एक्स टू एक्स जो आप वैल्यू लिखते हैं उस माइनस एक्स की वैल्यू
-200 पाई से प्लस एक्स की वैल्यू प्लस 200 पाई, ये टी के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ओमेगा के रिस्पेक्ट में, ओमेगा के रिस्पेक्ट में, और वैल्यू कितनी होगी 1। तो इसका क्या यूज़ है, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ते हैं जिसको हम नाम देते हैं सिंक ऑफ टी। तो सिंक फंक्शन का क्या मतलब होता है, इसकी वैल्यू है साइन पाई टी अपॉन पाई टी। सिंक ऑफ टी का क्या मतलब है, साइन पाई टी अपॉन पाई टी। तो डायरेक्टली आप इस रिजल्ट से अगर इसका ट्रांसफॉर्म लिखना चाहते तो साइन एक्स टी अपॉन पाई टी का आपको ट्रांसफॉर्म पता है, कंपेयर कीजिए साइन एक्स टी अपॉन पाई टी, मतलब एक्स की जगह पर क्या वैल्यू है पाई, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा एक्स ऑफ ओमेगा वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई, वैल्यू कितनी होगी 1 विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। जैसे ये सिंक 1t है, ऐसे ही अगर आप लें सिंक ऑफ 200t, तो इसका क्या मतलब है, सिंक 1t का मतलब साइन 1 पाई टी अपॉन 1 पाई टी। ऐसे ही सिंक ऑफ 200t का मतलब साइन 200 पाई टी अपॉन 200 पाई टी। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 200 इंटू साइन ऑफ 200 पाई टी अपॉन पाई टी। फिर से अब देखिए ये फंक्शन कैसा कन्वर्ट हो गया, साइन ऑफ एक्स टी अपॉन पाई टी, मतलब इसके लिए ट्रांसफॉर्म आपको पता है, कहाँ से कहाँ तक होगा, -200 पाई से प्लस 200 पाई तक। अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप उसका मैग्नीट्यूड कितना शो करते 1, लेकिन अब मैग्नीट्यूड कितना शो करेंगे हम 1 अपॉन 200। तो इसका ट्रांसफॉर्म आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम -200 पाई टू प्लस 200 पाई with respect to omega, now the value is 1 upon 200, ये हमारा x of omega हो गया। तो आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो गया। तो यहाँ तक आपने जितने भी एलिमेंट्री सिग्नल्स के लिए कर लिए हैं ट्रांसफॉर्म, जो पहले हमने लिखे थे साइन और कॉस का उसमें ऐड कर लीजिए, और सिंक फंक्शन का और साइन ऑफ एक्स टी अपॉन पाई टी का, ये आप इसको याद रखेंगे। इसी फंक्शन के लिए आप रेक्टेंगुलर फंक्शन के फॉर्म में भी इनका रिजल्ट देते हैं, ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाई 2 इसका ट्रांसफॉर्म आ जाता है। अगर हम इस वैल्यू को ए ले लें और इन वैल्यूज़ को माइनस टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2 ले लें, या ठीक हम उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में रेक्टेंगुलर फंक्शन से के भी फॉर्म में मैं आपको डिटेल में और उसको डिस्कस कर लूँगा। तो अभी तक आपने जो फूरियर ट्रांसफॉर्म में देखना शुरू किया है, यहाँ पर मेरे बस कहने का ये मतलब है कि आप अब कैसे पढ़ें कि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जितनी चीज़ें हैं सिग्नल्स की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अब आपको पता हैं, बस उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता जाएगा। इसलिए जो भी बेस में आपको कहीं दिक्कत आ रही है, पहले आप उस चीज़ को जाकर के ठीक कर लीजिए, आपको आगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।